कभी कभी जैसा हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच कर चलते हैं, वास्तव में वैसा कभी होता ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सेवा, समर्पण करने के बाद मेरे हाथ क्या आया? कुछ भी तो नहीं। आज मैं एकदम अकेली हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है, ना कोई चहल पहल है ज़िंदगी में, ना कोई उमंग। बेहद नीरस ज़िंदगी में जी रही हूँ। इसमें दोष भी मेरा ही है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने लिए आवाज़ उठाई ही नहीं। लेकिन नया रास्ता मेरे सामने है। अगर इस नए रास्ते को मैंने नज़रअंदाज कर दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, और ऐसे अपना दुखड़ा खुद को ही सुनाकर खुद को कोसती रहूँगी ज़िंदगी भर। बस अब नहीं। आज ऑफिस में रूपाली ने जैसे ही कदम रखा, वैसे ही सुशील उससे टकरा गया। ओ सॉरी। अरे सॉरी आप क्यों कह रही हैं, जबकि गलती मेरी है। दोनों एक साथ चलते हुए अपने अपने डेस्क पर आ बैठे। दीपाली ने बैग खोला, फाइल निकाली और काम शुरू किया। फिर सुशील की तरफ देखा। दीपाली की आंखें झुक गई शर्म से। वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर से दीपाली ने संभल कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ दीपाली, आज कोई प्रोग्राम बनाए? न जाने क्यों उसकी आंखों का सामना न कर पाती थी वह। उसने सिर झुका लिया। दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। दीपाली को लगा सुशील की नज़रें जैसे देखती नहीं थीं, छूती थीं। वे जहाँ से होकर बढ़ती थीं, वैसे उसकी रोम रोम को सहला जाती थीं। दीपाली के मुंह से इतना ही निकल सका, ठीक है, कहीं चलते हैं। सुशील थैंक्स कहकर अपनी सीट पर जाकर काम करने लगा। पूरा दिन दोनों अपनी अपनी जगह घड़ी देखते रहे। शायद जीवन में पहली बार दीपाली ने ठीक 5 बजे अपना बैग समेट लिया। सुशील तो जैसे तैयार ही बैठा था। सुशील की गाड़ी से दोनों समुद्र किनारे पहुंच गए। दीपाली समझ नहीं पाई वह इतना घबरा क्यों रही है। उसने पुरुष दृष्टि का न जाने कितनी बार सामना किया था, मगर सुशील की नज़र उसे बेचैन कर रही थी। सुशील की दृष्टि में प्रशंसा थी, और वह प्रशंसा उसके शरीर को जितना पिघला रही थी, उसका मन उतना ही घबरा रहा था। सुशील कह रहा था, पता है यहाँ आए 1 साल हो गया मुझे। कितनी बार सोचा तुम्हारे साथ यहाँ आऊँ, आज जाकर आ पाया हूँ तुम्हारे साथ। दीपाली सम्मोहित सी उसे देखती रही। सोच रही थी वह उससे छोटा है, कई साल छोटा। चेहरे का खुलापन था, मोह देने वाली शराफत थी। सुशील ने उसे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताया कि उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं और वह उनका इकलौता बेटा है। यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करके रहता है। समुद्र में सूरज का गोला लाल भभूका हो धीरे धीरे उतर रहा था, और उसके जीवन की कहानी भी धीरे धीरे बंद किताब के पन्नों से सुशील के सामने फड़फड़ाने लगी। शुरुआत सुशील ने ही यह पूछ कर दी थी, कई महीनों से देख रहा हूँ तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है तुमने खुद को एक सख्त खोल में छिपा रखा हो, जैसे तुम्हारी आंखों में रहने वाली एक उदासी मुझे अपनी ओर खींचती है। दीपाली, तुम मुझ पर विश्वास करके अपना दिल हल्का कर सकती हो। मुझे अपने चारों ओर खोल बनाना पड़ा, खुद को बचाने के लिए, चोट खाने और दर्द से दूर रहने के लिए। अगर ऐसा ना करती तो शायद पागल हो गई होती। मेरे पापा की मृत्यु हुई तो कुछ दिन मृत्यु और शोक के रस्मों रिवाज निभाते हुए मैंने जैसे सारे जीवन के लिए मिले आंसू बहा दिए। अपने छोटे भाइयों को अंतिम संस्कार करते देख मैं बहुत रोई। मैं बड़ी थी, उन दोनों पर क्या जिम्मेदारी डालती। पापा की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी, इसीलिए मानवीय दृष्टिकोण से मुझे उनके विभाग में ही यह नौकरी मिल गई, और इसी के साथ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी। माँ को मेरा ही सहारा था। अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आ जाता तो माँ मुझे याद दिलाती कि शादी करने और परिवार बसाने से पहले क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करनी चाहिए। और मेरे दोनों भाई जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो माँ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। मेरे लिए रिश्ते आते, मैं इंतज़ार करती कि शायद माँ या मेरी छोटी बहन रेशमा कुछ कहे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं भी इस दर्द को पी गई और अपने दिल की बात अपने अंदर ही रहने दी। फिर भाइयों की भी शादी हो गई और वे अब विदेश जा बसे। रेशमा की भी शादी हो गई,
माँ मेरी साथ रहती हैं। बहुत सोच लिया तुमने सबके बारे में, अब दुनिया की परवाह करना बंद कर दो, जीवन आसान हो जाएगा। बस याद रखना कि तुम्हें ही अपना ख्याल रखना है। सुशील की आंखों में दीपाली ने सब कुछ पढ़ लिया था जिसकी उम्मीद एक स्त्री किसी पुरुष से कर सकती है। वे दोनों साथ साथ चुपचाप बैठे रहे। उसका शरीर सुशील के शरीर को छू रहा था। उनके ख्याल एक दूसरे के पास मंडरा रहे थे। उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ पहुंचा था। अब अचानक दीपाली के जीवन में वसंत आ गया था। धीरे धीरे सुशील उसके हर ख्याल, हर पल पर छा गया। ऑफिस में यूं ही नज़र भर दिखना जैसे ढेरों बातें कह जाता। हाथों के मामूली स्पर्श से भी जैसे बदन में लपेटे उठने लगती। नन्हे नन्हे शोले भड़क उठते जो हर तर्क को जला देते। वे कभी समुद्र किनारे मिलते, कभी एकांत पार्क में लहरों के शोर से खामोश रेत में बैठे रहते, एक दूसरे का हाथ थामे। जब दीपाली घर जाने के लिए उठती तो उसे ऐसा लगता जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। अगले दिन जब दोनों मिलते तो यह असंतोष उन्हें और बेचैन कर देता। अब दीपाली का दिल चाहता कि वे कहीं दूर चले जाए और रात भर साथ रहें। प्यार में सब शक्तियाँ होती हैं, बस एक बोलने की नहीं होती। सुशील के दिल की भी यही हालत थी। वह भी चाहता था रात दिन दीपाली के साथ रहे। वह दीपाली के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था और दीपाली उसके। फिर एक दिन सुशील ने दीपाली के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया और उससे समझाया कि तुम्हारी मम्मी बाद में भी हमारे साथ रह सकती हैं, अब तुम उनसे बात कर लो। जब दीपाली ने अपनी माँ से इस विवाह की बात की तो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। ऐसी ऐसी बातें की जिसे सुनकर दीपाली को शर्म आ गई। उन्होंने उसे अधेड़ कुंवारी मान लिया था। दोनों बेटे विदेश में थे। रेशमा की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वे अपने भविष्य की सुख सुविधाओं के लिए दीपाली के विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दीपाली माँ को समझा समझा कर थक गई कि विवाह के बाद भी उनका ध्यान रखेगी, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए और रो रो कर इतना तमाशा किया कि दीपाली ने ही हार मान ली। सुशील ने यह सब सुना तो बहुत दुखी हुआ। वह उनके मन बदलने का इंतज़ार करने के लिए तैयार था। ऑफिस में पूरा दिन दोनों उदास रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को सुशील ने दीपाली को उदास व गंभीर देखकर कहा, चलो वीकेंड पर कहीं घूम आते हैं, कुछ मन बहल जाएगा, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। थोड़ी संकोच के बाद दीपाली तैयार हो गई। वह कब तक अपनी इच्छाओं को दबाए? क्या वह अपने लिए कभी नहीं जी पाएगी? वह सुशील के साथ खुशी खुशी घूम कर आएगी। शनिवार को निकलना था। शुक्रवार की रात उसे नींद नहीं आई। उसे अजीब अजीब एहसास होता रहा। वह सोचती रही, क्या विवाह से पहली वाली शाम को दुल्हनें ऐसा ही महसूस करती होंगी? पहली बार उसने कुछ अपनी खुशी के लिए सोचा है। क्या माँ कभी नहीं सोचेंगी कि उसे भी किसी की ज़रूरत है, किसी का प्यार चाहिए? ये सब सोचती सोचती उसकी आंख लग गई। दीपाली आवेगी नहीं थी। पूरा समय लगाकर हर काम करती। सुशील के साथ जाने के लिए उसने अच्छी तरह सोच समझ लिया और जब हर कोण और नज़रिए से सोच लिया था तब भी फैसला लिया। उसकी माँ को उसका जाना अच्छा नहीं लगेगा, वह जानती थी। इन दिनों वह जो भी किया करती थी या कहती, उसकी माँ को उस पर संदेह होता। उसे बैग पैक करते देख उसकी माँ की आंखों में संदेह उभर आया। वह जानती थी माँ क्या सोच रही है। वह अकेली जा रही है या उसके साथ कोई है। उसने माँ को इतना ही बताया, ऑफिस से फैमिली पिकनिक जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। आज से पहले तो कभी पिकनिक पर नहीं गई, वे बोली। आज जा रही हूँ पहली बार। सुशील की कार से ही दोनों 3 घंटे में पहुँच गए। होटल में रूम किया, फिर खाना खाया, थोड़ा घूम कर आए। संडे दोपहर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अब वापस मुंबई के लिए निकलना था। घर आते समय दीपाली कई बातों को लेकर मन में व्यथित थी। सुशील ने कई बार पूछा, लेकिन वह टाल गई। घर आकर चुपचाप सो गई। माँ ने भी थकान समझकर कुछ नहीं कहा। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए वह शीशे के सामने बैठ गई। 2 दिन से जो बात मन में बैठ गई थी वह साफ दिखाई देने लगी। वह अपनी आंखों के नीचे उम्र के दायरे देख थोड़ा सहमी। बारीक लकीरें उम्र की चुगली कर रही थी। उसने सोचा वे कैसे लगते हैं, एक युवक और एक अधेड़ महिला।
समय के साथ स्थिति और बिगड़ेगी ही। उसे आजकल वे सारी निगाहें चुभने लगी थी जो अक्सर होटलों पार्कों में उन्हें घूरती थी। वे बेमेल थे और सुशील जो चाहे कह ले, इस सच को बदला नहीं जा सकता था। अभी लोगों की नज़रें उसे याद आ रही थीं। उसे लगा वह हर समय यही सोचकर डरती रहेगी कि वह उससे पहले बूढ़ी हो जाएगी और सुशील कहीं उससे मुंह ना फिर ले। फिर वह सुशील के बिना कैसे जी पाएगी। वह शीशे के सामने बैठी बहुत देर तक अपनी सोच में गुम रही। फिर दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला उसने ले ही लिया जो उसके लिए इतना आसान नहीं था। दीपाली ने ऑफिस से पहली बार एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। सुशील ने उसके मोबाइल पर कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। वह पता नहीं किन सोचों से घिरी रहती। उसकी माँ चुपचाप उसे देखती रहती, बोलती कुछ नहीं। जब सुशील रात दिन कई बार फ़ोन करता रहा तो उसने अपने आप को मजबूत बनाते हुए सुशील से कह ही दिया, इतने दिनों से मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने प्यार से उम्र के फासले को पाट लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊँगी। जब भी लोग हमें देखते हैं मुझे उनकी नज़रों में प्रश्न दिखता है, यह इस औरत के साथ क्या कर रहा है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं बड़ी हूँ और मैं इस ख्याल के साथ नहीं जी सकती कि एक दिन तुम इस रिश्ते पर पछताओ या मुझसे दूर हो जाओ और मैं खाली हाथ रह जाऊँ। काशिद पर घूमते हुए लोगों की नज़रें तुम्हें याद है ना। सुशील दीपाली को समझाता रह गया, अपने प्यार का वास्ता देता रहा, पर दीपाली के मन में उम्र के फासले को लेकर जो बात बैठ गई थी उसे वह चाह कर भी निकाल नहीं पाई। सुशील कभी दीपाली के घर नहीं आया था, ऑफिस में ही उसके आने का इंतज़ार करता रहा और जब दीपाली एक दिन अकेलेपन से घबराकर ऑफिस चली आई तो सुशील उसे देखकर अपनी जगह पर जमा खड़ा रह गया। दीपाली बहुत उदास और कमज़ोर लग रही थी। लंच टाइम में सुशील उसे ज़बरदस्ती कैंटीन ले गया। हर समय उसे समझाता रहा लेकिन दीपाली बूत बनी बैठी रही। उम्र के फ़र्क को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने जैसे खुद को पत्थर बना लिया था। फिर सुशील ने एक दिन उससे कहा, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी बेरुखी सहन नहीं कर सकता। मैंने दिल्ली शाखा में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब भी इस बात पर यकीन आए एक फ़ोन कर देना, मैं चला आऊँगा। दीपाली का चेहरा आंसुओं से भीग गया पर वह कुछ कह नहीं पाई। थोड़े दिन बाद सुशील दिल्ली चला गया। जाते जाते भी उसने दीपाली से अपने सारे वहम निकालने के लिए कहा लेकिन दीपाली को उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। उसके जाते ही दीपाली फिर खालीपन और अकेलेपन से घिर गई। उसे लगता जैसे उसका शरीर निष्प्राण हो गया है। बाहर से सब कुछ कितना शांत, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूटकर बिखर गया। सोचती रहती, उसे छोड़कर क्या उसने गलती की, क्या वैसा करना ही सही था। सुशील ने जब उसके जन्मदिन पर उसे सुबह सुबह फ़ोन किया तो उसकी इच्छा हुई कि दौड़कर सुशील के पास पहुंच जाए, लेकिन उसने फिर खुद पर नियंत्रण रखकर औपचारिक बात की। अब उसके जीवन का एक ठर्रा बन गया था और वह किसी भी तरह से इसे तोड़ना नहीं चाहती थी। वह सोचती उनके बीच जो फासला पसरा हुआ था उसे अभी भी नहीं पाटा जा सकता था। शायद यह और लंबा हो गया था। सुशील को गए 4 महीने हो चुके थे। दीपाली की माँ की अचानक मृत्यु हो गई। वह अब बिल्कुल अकेली हो गई। रेशमा अपने पति पवन और दोनों बच्चों के साथ अक्सर आ जाती। अभी तक दीपाली माँ के साथ अपने 1 बेडरूम फ्लैट में आराम से रह रही थी। रेशमा सपरिवार आती तो घर में जैसे तूफान आ जाता। जिस शांति की रूपाली को आदत थी वह भंग हो जाती और पवन की भेदती नज़रें उससे सहन न होती। जितनी तनख्वाह दीपाली की थी उसमें उसका और माँ का गुजारा आराम से चलता आया था। सोसाइटी के मेंटेनेंस, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, ज़रूरी खर्चों के बाद भी दीपाली आराम से अपने और माँ के खर्चों की पूरी जिम्मेदारी निभाती रही थी। अब रेशमा के परिवार के अक्सर रहने पर उसका हिसाब गड़बड़ा जाता। ऊपर से वह कहती रहती, आपके अकेलेपन का सोचकर हम लोग यहाँ भागे चले आते हैं, पर आप ना तो बच्चों की शरारत पर हंसती हैं ना पवन से ठीक से बात करती हैं। एक दिन वह ऑफिस से अपने लिए कुछ क्रीम वगैरह खरीद कर लौटी तो रेशमा ताने देने लगी, भाई वाह, मैं तो आपकी उम्र में शालीनता से अधेड़ होना पसंद करूँगी।
औरत के चेहरे पर छाई संतोष की आभा की कोई बराबरी नहीं है। इन बातों से दीपाली के दिल में टीस सी उठती। ऐसा नहीं था कि उसे बहन के जीवन में भरी खुशियों से कोई जलन होती थी। उसे अब परेशानी थी तो यह कि उसका अपना जीवन अपनी उसी सोई नीरस बिन ब्याही ठहरी हुई स्थिति में पड़ा था। ना खुशी ना गम, बस रोज रोज ऑफिस आने जाने का एक रूटीन। उसे सुशील की बहुत याद आती। बीच पर बीता समय याद करके कई बार रो पड़ती थी। काश वह इतनी दब्बू और कायर ना होती। एक दिन वह घर का सामान खरीद रही थी कि बीते समय की एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दीपाली। उसने मुड़ कर देखा। सामने वह रिश्ता खड़ा था जो बचपन छूटने के बाद ख़त्म हो गया था। उसके बचपन की सबसे प्रिय सहेली परिणीति पूछ रही थी, मुझे भूल गई है क्या? पहचाना नहीं? दीपाली खुश हो गई। यह तुम ही हो परिणीति? सच? दीपाली को महसूस हुआ जैसे परिणीति की नज़रों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे क्या दिखा होगा? पिछले रूप का एक धुंधला साया, मरंगाहीन तुच्छ सी औरत जिसके करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवा दुकानों में अनावश्यक सामान खरीदने का बहाना करती, अकारण भटकने के। परिणीति ने उसे टोका, चलो कहीं बैठते हैं। दीपाली ने देखा संतुष्टि की आभा से परिणीति दमक रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक आई थी, हर और परिपक्वता थी। बढ़िया साड़ी, खूबसूरत ज्वेलरी। कॉफ़ी पीते हुए परिणीति बोली, अपने पिता की मृत्यु के बाद तुमने जिस तरह घर संभाला था मुझे याद है, उसकी सब तारीफ़ें करते थे। और बताओ क्या किया तुमने अब तक? कुछ खास नहीं, वही रूटीन, ऑफिस घर ऑफिस। भाई विदेश में हैं और रेशमा सपरिवार अक्सर रहने आ जाती हैं। माँ नहीं रही। मैं तो सोचती थी अब तुम अपना जीवन जी रही होगी, पर लग रहा है ऐसा नहीं है। तुम्हारे स्वार्थी घर वालों ने यह नहीं सोचा कि तुम्हें भी खुशी पाने का हक है। वे भी क्या करते, इन सब के लिए मेरी उम्र निकल गई है। कैसी उम्र निकल गई है? मुझे बताओ, क्या तुम खुश हो? दीपाली की आंखें भर आई। किसी ने कभी उससे नहीं पूछा था कि क्या वह खुश है। धीरे धीरे दीपाली ने परिणीति को अपने और सुशील के बारे में भी बता दिया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परिणीति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, फिर बोले, तुम नौकरी करती हो, अपना जीवन जीती हो, डरती किससे हो? दुनिया क्या कहेगी, इसकी चिंता में तुमने काफ़ी समय खराब कर लिया है। सबकी बहुत जिम्मेदारी उठा ली है। पहला काम करो, दुनिया की चिंता हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दो। मुझे देखो, मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? दीपाली को हैरानी हुई कि परिणीति अपनी तुलना उसके साथ कैसे कर सकती है। परिणीति ने ही आगे कहा, मेरी शादी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले पति का निधन हो गया। जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। मैं तो अच्छी चमकती कपड़े और बढ़िया ज्वेलरी पहनकर तैयार होकर घूम रही हूँ। मैं क्यों सफ़ेद कपड़े पहने लाश की तरह घूमूं? मेरे हिसाब से स्त्री के लिए स्त्रीत्व की इच्छा करना ही स्वाभाविक है। और फिर ये नियम बनाए किसने हैं? मैं इन नियमों को नहीं मानती। मुझे घर वालों या लोगों की परवाह नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ और मुझे जीने का उतना ही हक है जितना बाकी लोगों को है। 13 साल की मेरी बेटी है। हम में अपनी मर्जी से अकेले रहकर जीने की हिम्मत है। हम चाहे तो हिम्मत आ जाती है। तो तुम क्या कहती हो मैं क्या करूं? जो तुम चाहती हो, अपना जीवन तलाशो जहाँ तुम्हारी ज़रूरतें पहले आएं। परिणीति, सच में तुम मुझे राह दिखाकर इस सब से निकलने के लिए मिली हो। कितने समय से दीपाली दुनिया के अंधेरे और नीरस रंग से जूझ रही थी। परिणीति हंसी तो उसकी दुनिया को ठेंगा दिखाती यह हंसी दीपाली को समझा गई कि वह जीवन में क्या चाहती थी। दोनों में फ़ोन नंबर और घर के पते का आदान प्रदान हुआ। दीपाली वहाँ से चल दी। उसे बेहद शांति मिली थी। उसे क्या करना है यह निश्चय पक्का हो गया था। उसे लगा कि वह तो मरने की भावना में डूबी रहती है, जबकि उसकी प्रिय सहेली ने आगे बढ़कर जिंदा रहना सीख लिया। अपने कमरे में आकर वह लेट गई। वह जान गई कि अब मुस्कुराना कितना आसान है। वह सुशील के ख्याल में डूब गई। उसने उसे अपना शरीर मन सब समर्पित किया था। फिर उसे परिणीति की दुनिया को ठेंगा दिखाती हंसी याद आ गई तो वह भी मुस्कुरा पड़ी। उसने अपना फ़ोन उठाया और पहली बार सुशील का नंबर मिला दिया।
सुशील ने फ़ोन उठाया तो दीपाली के मुंह से उत्साहित स्वर में निकला, सुशील। और सुशील ने आगे सुने बिना ही प्रसन्नता भरी आवाज़ में कहा, दीपाली, मैं आ रहा हूँ। दीपाली को लगा वह खुद रोशनी की किरण ले जाने की बजाय काली अमावस रात का अंधेरा बटोर कर अकारण ही अपने जीवन में भरती चली गई। काश उम्र के फ़र्क को नज़रअंदाज कर कर वह हिम्मत कर पहले ही उस घुटन भरे अंधेरे को काटते हुए उस चेहरे तक पहुंच जाती जो उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर मुस्कुराते हुए वह यह गीत गुनगुना उठी, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। अगले दिन ही सुशील फ्लाइट से पहुंच गया। दीपाली ऑफिस में अपने काम में व्यस्त थी। जब सुशील उसके सामने आकर खड़ा हो गया, दीपाली वहीं उसके गले लग गई। हमेशा लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह करने वाली दीपाली ऑफिस में उसके गले लगकर खड़ी है, यह देखकर सुशील हंस पड़ा। दोनों सीधे दीपाली के फ्लैट पर पहुंचे। रेशमा सपरिवार उपस्थित थे। दीपाली ने सुशील का परिचय अपने होने वाले पति के रूप में दिया तो रेशमा और पवन की नाराजगी उनके चेहरे से ही प्रकट हो गई, जिसे दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन रेशमा चली गई। सुशील और दीपाली के ऑफिस के दोस्तों ने जल्दी से जल्दी विवाह का कार्यक्रम तय करवाया। दोनों ने मिलकर खूब शॉपिंग की। उनका सादा सा विवाह संपन्न हुआ। रेशमा और पवन मेहमान की तरह आए और चले गए। दीपाली को अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह खुश थी। सुशील उसके साथ था। दीपाली चाहती थी अब वह नौकरी छोड़कर बस सिर्फ अपनी घर गृहस्थी संभाले। सुशील ने भी इसमें सहमति दिखाई। दीपाली रिज़ाइन करके फ्लैट बंद कर सुशील के साथ दिल्ली चली गई। सुशील के माता पिता तो विवाह में नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्हें दीपाली को देखकर उससे मिलने के बाद इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। वे कभी कभी दोनों से मिलने मेरठ से दिल्ली आते रहते थे। दीपाली का मधुर व्यवहार उन्हें बहुत अच्छा लगा था। दीपाली सुंदर थी, लेकिन अपनी उम्र को लेकर उसके मन में हमेशा एक चुभन सी रहती। वह अपनी मनोदशा किसी से बांट ना पाती, यहाँ तक कि सुशील से भी नहीं। विवाह के 6 महीने बीत गए थे। दोनों अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थे। सुशील के कई दोस्त थे। वे अपनी अपनी पत्नी के साथ मिलने आते रहते थे। कभी कभी एक आध बार कोई दोस्त उनकी उम्र के फ़र्क पर हंसता तो दीपाली का दिल बैठ जाता। सुशील के ऑफिस का ग्रुप जब भी इकट्ठा होता, जिनमें लड़कियां भी थीं, सब सुशील से बहुत खुली हुई थीं। सब एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते थे, लेकिन जब वे उसे दीपाली जी कहते तो उसे महसूस होता कि सब उसे बड़ी मान कर एक फासला रखते हैं। वह सबकी बहुत आवभगत करती, उनमें अपने आप को मिलाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन अपने चारों तरफ वह एक अनावश्यक औपचारिक गंभीर या दायरा सा खींचा महसूस करती, जिसे चाह कर भी वह तोड़ नहीं पाती। एक दिन सुशील के ऑफिस में मनीषा नाम की एक नई नियुक्ति हुई। उसे ट्रेनिंग देने का काम सुशील को ही मिला। बेहद आधुनिक चंचल मनीषा को सुशील दिन भर काम सिखाता। एक बार सुशील ने अपनी सहकर्मियों को डिनर के लिए घर पर बुलाया तो मनीषा भी आई। मनीषा दीपाली से पहली बार मिल रही थी। उसने जिस तरह दीपाली को देखकर चौंकने का अभिनय किया, दीपाली को अच्छा नहीं लगा। सुशील दीपाली को मनीषा के बारे में बताता रहा। दीपाली सुनती रही, बीच में हाँ हूँ करती रही। दीपाली ने देखा सुशील मनीषा के साथ काफ़ी खुला हुआ है। मनीषा की बातों पर वह जोर के ठहाके लगाता खूब गप्पे मार रहा था। दीपाली ने खुद को उपेक्षित महसूस किया। उसे लगा वह कहीं मिसफिट हो रही है। हालांकि सुशील के व्यवहार में कुछ आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन दीपाली को मनीषा का सुशील का हाथ बार बार पकड़कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी, सुशील उसे इतनी लिफ्ट क्यों दे रहा है। ऑफिस से और भी लड़कियां आई थीं, लेकिन मनीषा जैसा स्वभाव किसी का नहीं था। वह खुद भी इतने सालों से ऑफिस में काम करती रही थी। ऑफिस के माहौल की वह आदी थी, लेकिन मनीषा का खुलापन असहनीय लग रहा था। सबके जाने के बाद दीपाली ने नोट किया सुशील की बातों में मनीषा का काफ़ी जिक्र था। मनीषा अविवाहित थे, माता पिता के साथ रहती थी। अब छुट्टी वाले दिन भी मनीषा कभी कभी आ धमकती। सुशील को हंसते बोलते देख दीपाली सोचने लगती, क्या सुशील को मेरे से उब होने लगी है।
मनीषा की देह दिखाती आधुनिक पोशाकें देखकर दीपाली का दम घुटने लगता। सुशील भी मनीषा से दूर रहने की कोई कोशिश करता नहीं दिखा तो दीपाली धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी और इसी डिप्रेशन के चलते बीमार हो गई। रात को दीपाली और सुशील सोने लेटे। सुशील तो सो गया, लेकिन दीपाली को अचानक लगा जैसे कमरे के अंदर फैले हुए अंधेरे में अलग अलग किस्म की शक्लें उभर कर सामने आ रही हैं, जो उस पे हंस रही हैं, और वह उस अंधेरे में डूबती चली गई। वह आंखें बंद किए जोर जोर से चीख रही थी। सुशील चौंक कर उठ बैठा। दीपाली बेदम सी होकर सुशील की बाहों में झुल गई। उसने तुरंत फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करने की बात बताया। ये दिमागी तौर पर बहुत तनाव में है। दबाव में होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई है। और हाँ, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। सुशील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर दवा देकर चला गया। सुशील दीपाली का हाथ पकड़कर बैठा था। वह बीते दिनों में घटनाक्रम को ध्यानपूर्वक सोचने लगा। उसे दीपाली की मनोदशा का अंदाजा हो गया तो उसे अपराध बोध हुआ। उसे मनीषा से इतना खुला व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसके स्वयं के मन में कुछ गलत नहीं था, लेकिन दीपाली के मानसिक संताप को अनुभव कर सुशील की पलकों से आंसू दीपाली के हाथ को भिगोते रहे। न जाने यह नाजुक दिलों के तारों का संगम था या कुछ और था। उसके गरम गरम आंसुओं की गर्मी जैसे दीपाली के दिल की गहराई तक जा पहुंची और उसकी बंद पलकों में हरकत हुई। वह गहरे अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। धुंध के गहरे बादल छटते जा रहे थे। सुशील उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, दीपाली कैसी हो अब? अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दो। दीपाली ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, सुशील बोल उठा, दीपाली जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारे साथ जीवन की सबसे बड़ी खुशी बांटनी है और तुम आज के बाद अपने दिमाग से उम्र की बात बिल्कुल निकाल दोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम सच्चे दिल व पूरी निष्ठा से जीवन को बड़ी खूबसूरती से जिएंगे। अभी तो बहुत सारे रास्ते तय करने हैं, बहुत दूर जाना है। साथ साथ एक दूसरे का हाथ थामे। तुम बस मेरे प्यार पर विश्वास करो। दीपाली चुपचाप सुशील की तरफ देख रही थी। उसने सुशील का हाथ कसकर पकड़ लिया और सुकून से आंखें बंद कर ली। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।